हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम फेज के बारे में, जिसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, तो एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एम फेज बहुत कम टाइम में होता है। इंटरफेज के बाद एम फेज आता है। इंटरफेज में 23 घंटा लगा था और एम फेज 1 घंटे में ही हो जाता है। 1 घंटे में ही हमारा सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। क्रोमोसोम इधर उधर होते रहते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए एम फेज को ड्रामेटिक फेज कहा गया, जिसके बारे में अभी जानेंगे कैसे क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर जो होता है एक साथ एक्ट करता है ताकि जो डिवीजन हो सके। तो इसलिए ड्रामेटिक फेज कहा गया है एम फेज को। एम फेज इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन फेज। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या होता है? देखो, ये हमारा पेरेंटल सेल है। पेरेंटल सेल पेरेंटल सेल डिवाइड किया दो डॉटर सेल में। अब तुम देखो, मैंने यहाँ पेरेंटल सेल में यहाँ 2n लिखा है। 2n का मतलब क्या होता है? 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल मतलब ऐसे सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो हमारा जो पेरेंटल सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब 23 पेयर। और जब हमारा ये पेरेंटल सेल डिवाइड कर रहा है दो डॉटर सेल में, तो दोनों डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम करके प्रेजेंट है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल में प्रेजेंट है। इसीलिए एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन फेज कहा गया है। इक्वेशनल डिवीजन हुआ है। पेरेंटल सेल में भी 46 क्रोमोसोम था और डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही गया है, कुछ घटा नहीं है। इक्वल डिवीजन हुआ है। वैसे ही एक हैप्लॉइड सेल भी होता है जिनमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड सेल कहाँ तुम्हें दिखने को मिलेगा? देखो, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? उतना डिटेल में इस चीज को मत समझने लग जाना। इन गैमेट सेल, हमारा जो गैमेट सेल है, जो मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है। मेल के अंदर स्पर्म हुआ, फीमेल के अंदर हुआ ओवम। ये जो स्पर्म और ओवम है ये बनता है मियोसिस से। मियोसिस में क्या होता है? हमारा जो गैमेट सेल है उसका डिवीजन होता है और दो हैप्लॉइड सेल बनता है। ये मियोसिस है। ये मैं आगे तुमको एक लेक्चर में इसके ऊपर पूरा लेक्चर है पढ़ाऊंगा, ठीक है? मियोसिस में हो रहा है ये। क्या होता है इसमें? रिडक्शनल डिवीजन होता है। हमारा जो 2n था, हमारा जो डिप्लॉयड सेल था ना, डिप्लॉयड सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट था, मतलब 23 पेयर, वो डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, उसको कहते हैं हैप्लॉइड सेल। जो सेल बनता है वो हैप्लॉइड बनता है। हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसमें, और इसमें 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23। तो रिड्यूस हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम वाला गैमेट सेल का फॉर्मेशन हुआ। फ्रॉम डिप्लॉयड गैमेट सेल से बना हैप्लॉइड सेल। आगे मियोसिस 2 भी होता है। ये सब चीज हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस इतना जानो अभी के लिए, बस इतना जानो कि हैप्लॉइड सेल क्या होता है, डिप्लॉयड सेल क्या होता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा गया है और मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा गया है? क्योंकि रिड्यूस हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 हो जा रहा है। डिप्लॉयड से हैप्लॉइड सेल बन रहा है, दो हैप्लॉइड सेल। बट माइटोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से दो डिप्लॉयड सेल बन रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के कोई भी सेल, जैसे एपिडर्मल सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, जो हमारे गट्स में प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड है, सब क्या है? ब्लड सेल जो है सब सोमैटिक सेल है। और जो मियोसिस होता है वो गैमेट सेल्स में होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। बस अभी के लिए इसे ध्यान रखो। ये तो मैं अच्छे से इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दिखाऊंगा, तुम्हें पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। तो अभी बस माइटोसिस पे वापस आओ। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट। दो मेजर इवेंट्स होता है माइटोसिस में। क्या क्या? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। और साइटोकाइनेसिस में हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। मतलब ये समझ लो, हमारा सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है ये कैरियोकाइनेसिस में डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस में। और ये जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म है, अंदर वाला जो सेल का कंस्टिट्यूएंट्स है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये डिवाइड करता है साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। फर्दर कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करता है। पहला प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस, चौथा टेलोफेस। तो चलो पहले हम कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे करके मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और साइटोकाइनेसिस तक पहुंचेंगे। प्रोफेस देखते चलो। प्रोफेस इज डिवाइडेड इनटू
अर्ली प्रोफेज मतलब प्रोफेज का शुरुआत वाला पार्ट, शुरुआत वाला समय, और लेट प्रोफेज मतलब प्रोफेज के अंत वाला समय। तो चलो पहले अर्ली प्रोफेज देखते हैं। ये हमारा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में देखो क्या है, ये हमारा सेल है, ओके, सेल हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो इसलिए मैंने अटैच करके बनाया यहाँ पे। ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जनाब, ये है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, यहाँ एस होगा, सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल के आसपास देखो क्या फॉर्म है, सेंट्रियोल के अराउंड, इसे कहते हैं एस्ट्रल रेज। और ये जो पर्पल में मैंने बनाया है, इन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और एक साथ बहुत सारे स्पिंडल फाइबर को तुम स्पिंडल अपैरेटस भी कह सकते हो, माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। प्रोफेज में क्या होता है देखो, क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। हमारा जो क्रोमोसोम मटेरियल है, जो क्रोमैटिन है, वो क्या करेगा, सुलझने लगेगा और कंडेंस करेगा क्रोमोसोम में, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट्स। और कंडेंस होके क्रोमैटिन क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बना रहा है। तो क्रोमोसोम मटेरियल पहले अनटैंगल होगा, पहले सुलझेगा, जो हमारा क्रोमोसोम का मटेरियल था क्या था, क्रोमैटिन। फिर क्रोमैटिन सुलझ रहा है और क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम में। तो प्रोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हमारा जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है और बनाता है क्रोमोसोम्स। सेकेंड, सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। देखो मैंने एरो बनाया, ये जो दोनों सेंट्रियोल है ना, ये ऑपोजिट पोल, मान लो ये नॉर्थ ये साउथ, ऑपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एस्ट्रल रेस फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अराउंड ये देखो मैंने ये ऑरेंज में जो बनाया था, एस्ट्रल रेज है ये। और ये जो पर्पल में है, ये जो पर्पल में, ये हमारा स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट लेट प्रोफेज की बात करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है देखो, सेंट्रियोल रीच्ड एट ऑपोजिट पोल्स। ये जो शुरुआत किया था ना सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल में जाने का, लेट प्रोफेज में पहुंच चुका है ऑपोजिट पोल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी डिसअपियर्स। देखो जितने भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स थे, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, सब क्या हो गया, डिसअपियर करने लगा। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो हमारा ये जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ देखो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर अंदर छोटा छोटा एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये सब भी डिसअपियर होने लगता है। वन क्रोमोसोम कंटेनिंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये देखो ये जो क्रोमोसोम है, मैंने इसका एग्जांपल देके बताया, हमारा ये एक पूरा फुल मैच्योर क्रोमोसोम है, कंडेंस क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है, 1 2। तो वन क्रोमोसोम कंटेनिंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जहां से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर्स क्या है, काइनेटोकोर्स छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिनसे ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है जो फॉर्म हुआ था सेंट्रियोल के अराउंड, वो जाके अटैच हो जाता है। ये हमारा एक क्रोमोसोम जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी हमारा एक क्रोमोसोम जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, बीच में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और काइनेटोकोर से देखो स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच है, मतलब स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच है। तो ये हुआ लेट प्रोफेज। अब देखो ये मैंने यहाँ इन प्लांट्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों प्रोफेज है, अर्ली और लेट प्रोफेज, ये एनिमल में हो रहा है। एनिमल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, बट प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होगा। प्लांट्स में सेंट्रियोल की जगह प्रेजेंट रहता है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके अराउंड स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और जाके काइनेटोकोर से अटैच होता है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। और इसे एन एस्ट्रल माइटोसिस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एस्ट्रल रेज एब्सेंट होते हैं। देखो मैंने कहीं पे यहाँ पे एस्ट्रल रेज बनाया नहीं बनाया, क्योंकि एस्ट्रल रेज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन प्लांट्स में। और प्लांट्स में सेंट्रियोल्स के जगह गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। अभी हमने देखा प्रोफेज, अब चलो देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज इज डिवाइडेड इनटू ट्रांजिशन टू मेटाफेज और मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्या है, देखो ट्रांजिशन का मतलब एक्चुअली होता है चेंज, चेंज टू मेटाफेज। किससे चेंज, प्रोफेज से। प्रोफेज टू मेटाफेज में आने में सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है वो देखेंगे हम लोग ट्रांजिशन टू मेटाफेज में। और मेटाफेज में मतलब ट्रू मेटाफेज, एक्चुअली में मेटाफेज में क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो चलो पहले ट्रांजिशन टू मेटाफेज देखते हैं, कैसे प्रोफेज से मेटाफेज में सेल आ रहा है। तो जब प्रोफेज से मेटाफेज में सेल आ रहा होता है माइटोसिस के टाइम, तो क्या होता है,
कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब है। क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैले हुए हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच कर चुका है काइनेटोकोर से अच्छे से। अब बात करते हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है। प्लेट का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज प्लेट क्या होता है, जब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं एट इक्वेटर तो फॉर्मेशन होता है मेटाफेज प्लेट का। जितने भी क्रोमोसोम थे वो सेंटर में इक्वेटर पे आ जाते हैं और इसे हम फॉर्मेशन को कहते हैं, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। दूसरा क्या चीज होता है, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम। देखो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था क्रोमोसोम का प्रोफेज में, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना था, बट मेटाफेज में आते आते जो हमारा क्रोमोसोम है वो फुल्ली सॉलिड अच्छे तरीके से कंडेंस हो चुका है। इसीलिए मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्टली स्टडीड इन दिस फेज। यही कारण होता है कि जो मोर्फोलॉजी होता है क्रोमोसोम का तो वो हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं इन मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में हमारा क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस है। साइंटिस्ट लोग को आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर में क्रोमोसोम दिख जाएगा, तो इसीलिए मेटाफेज में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम का स्टडी किया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं एनाफेज में। एनाफेज में देखो क्या हो रहा होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। और देखो क्या हो गया, हमारा जो क्रोमोसोम था, याद है ना, दो बहनें थी सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेट हो जाती है सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो हमारा जो क्रोमोसोम है सेपरेट कर गया। तो हमारा जो क्रोमैटिड्स है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बहनें हैं, वो बिछड़ गए क्योंकि सेंट्रोमियर टूट गया, ब्रेक हो गया। क्रोमैटिड्स मूव टू सेपरेट पोल्स। जैसी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स बिछड़े, दोनों ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि जो हमारा स्पिंडल फाइबर है ना वो शॉर्ट होने लगता है। शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर छोटा हो रहा है, तो इसके कारण जो हमारा सेंट्रोमियर है वहां से हमारा क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों बहनें ऑपोजिट ऑपोजिट पोल पे चली जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। देखो पहले कितना, 2 क्रोमोसोम था, अब जैसे स्प्लिट हुआ तो सबका क्रोमैटिड ऊपर ऊपर गया और इनका एक खुद का एक आइडेंटिटी बन जाता है, क्रोमोसोमल आइडेंटिटी। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं एनाफेज में। 2 से कितने हो गए, 4 हो गए, डबल हो गए। टेलोफेज की बात करते हैं। चलो अब टेलोफेज में क्या हो रहा है, देखो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमारा जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होने लगा, मतलब क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनने लगा। ये जो क्रोमोसोम था पहले तो भैया ये स्प्लिट कर गया, दोनों बहनें बिछड़ गई, और ये जो दोनों बहनें थी अब डीकंडेंस होने लगी, वापस से क्रोमैटिन बनने लग गई। तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दिखने को मिला। क्रोमोसोम आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। हाँ, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम था बिछड़ गए, क्रोमैटिड बन गए और फिर डीकंडेंस होने लगे, तो इसका जो खुद का एक आइडेंटिटी था वो तो खो ही गया ना, लॉस्ट हो गया। किसी चीज को तोड़ दोगे तो उसका अपना खुद का पहचान तो खत्म हो जाएगा ना, तो वही हुआ, क्रोमोसोम का आइडेंटिटी खो गया, बेचारा क्रोमोसोम। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। वापस से अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना हमारा, देखो वापस से यहाँ पे रिफॉर्म हो गया। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ER होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी फॉर्म हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था वो भी फॉर्म हो गया। तो सारे ऑर्गेनल वापस आने लगते हैं। जो न्यूक्लियोलस है, जब छोटे छोटे ऐसे स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, वो भी फॉर्म होने लग गया। तो देखो टेलोफेज तक आते आते कैरियोकाइनेसिस तो हो गया भैया, कैरियोकाइनेसिस। जब प्रोफेज से स्टार्ट किए थे हम लोग, जब प्रोफेज से स्टार्ट किए थे तो एक ही न्यूक्लियस था। टेलोफेज में आते आते, टेलोफेज में आते आते क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। तो पहले प्रोफेज से हमारा सेल मेटाफेज में आया, मेटाफेज से एनाफेज में आया, एनाफेज में टेलोफेज में जैसे ही गया तो हमारा जो सेल था उसका न्यूक्लियस देखो डिवाइड कर गया। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ लिया, तो चलो अब देखते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे डिवाइड करेगा। मींस साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, तो पहले हम एनिमल्स में देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल्स में फरो का फॉर्मेशन होता है। देखो ये टेलोफेज से हमारा सेल घुसा साइटोकाइनेसिस में, जो एनिमल सेल था हमारा, और बीच में देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिल और पेरिफेरल रिंग बन गया, जो कि बना होता है एक्टिन और मायोसिन से। आगे जाके क्या होता है, ये जो रिंग है ना ये फरो की तरह होता है। ये देखो पहले ये समझो फरो की तरह, गड्ढा की तरह होता है रिंग, फरो। आगे जाके क्या होता है ना, कंस्ट्रिक्शन होता है इस रिंग में, दबाव आता है, प्रेशर पड़ता है अंदर की तरफ। देखो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण दबाव आता है, और इस दबाव के कारण हमारा जो
साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाता है और 2 डॉटेड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमने देखा एनिमल्स में। चलो प्लांट्स में देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है। इन प्लांट्स सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम। देखो ये हमारा टेलोफेज से प्लांट घुसा साइटोकाइनेसिस में। अब तुम्हें एक चीज ध्यान हो तो देखो मैंने यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं बनाया है, एनिमल सेल में बनाया सेंट्रियोल, पर यहाँ नहीं बनाया प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स में हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो प्लांट्स में क्या हो रहा है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में अगर तुम्हें याद हो तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है ना, बीच में देखो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट किससे बनता है, जो बहुत सारे गोल्जी वेसाइकल्स होते हैं, जो हमारा ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उससे बन के निकलते हैं, ये आके इकट्ठे हो जाते हैं बीच में और बनाते हैं सेल प्लेट। ये जो सेल प्लेट है आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिडिल लैमिला में। आगे जाके क्या होता है, ये जो सेल वॉल है तुम देख रहे हो, ये ऐसे देखो फॉर्म होने लगता है बाहर की तरफ से, और हमारा मिडिल लैमिला बीच में रहता है, और हमारा जो सेल है वो डिवाइड कर जाता है, एक डॉटर सेल और 2 डॉटर सेल। तो साइटोकाइनेसिस जब एनिमल्स में हो रहा है तो फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्लांट्स में जब हो रहा है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल प्लेट में क्या हो रहा है, मिडिल लैमिला बन रहा है, और फिर अगले स्टेप में सेल वॉल जो है वो पूरी तरीके से सेल के बाहर फॉर्म हो जा रहा है और दोनों सेल को डिवाइड कर दे रहा है, और बीच में मिडिल लैमिला प्रेजेंट होता है। तो ये हमने देख लिया साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे हमारा जो सेल है वो माइटोसिस कंप्लीट कर चुका है। हमारा जो सेल था, एक जो हमने डिप्लॉयड सेल से शुरुआत की थी, वो अब 2 डिप्लॉयड सेल में इक्वेशनल डिवीजन हो चुका है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस। अब चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो हमारा जो जाइगोट था, जो सिंगल सेल था, उससे माइटोटिक डिवीजन हुआ और उससे ब्लास्टोसाइट बना, ब्लास्टोसाइट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से पूरा फीटस मतलब पूरा का पूरा एक बेबी, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो देखो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में। हेल्प्स इन रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, देखो हमारा जो साइटोप्लाज्म है, सेल है, उसका न्यूक्लियस है, कुछ समय बाद सेल ग्रो करेगा, न्यूक्लियस भी ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो कर लेगा। तो न्यूक्लियस देखो अब सेल का वॉल्यूम कम हो जा रहा है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो जा रहा है, न्यूक्लियस का बढ़ जा रहा है। तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए जो हमारा सेल है वो डिवाइड कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा होते जाता है और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है घट जाता है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो रेशियो मेंटेन रहे न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक का, इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है, इसीलिए जो सेल है डिवाइड करता है माइटोसिस से। नेक्स्ट, सेल रिपेयर में काम आता है। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हमारा जो स्किन सेल है, अगर कुछ जख्म आया, चोट आया तो सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, वापस से एक नया लेयर बन जाएगा और जख्म भर जाएगा। लाइनिंग ऑफ द गट, मतलब जो गट में जो सेल्स है उनको रिपेयर करेगा। ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, उनको रिपेयर करता है। और डिवीजन से ही जो होते हैं हमारे ये रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, सेल डिवाइड करता है। सोचो कितना बड़ा फिनोमेना हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। तो जो बहुत सारा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ, जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं बिना हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान पिए। उनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उनमें बिंदास माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। ये देखो कैसे प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये हुआ हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया। अगर ये तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन दबाना सब्सक्राइब करने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।